अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़फ़र अली। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में यूज़ होने वाली जो मेन टर्म्स हैं, जैसे स्टोन एज हो गया, ब्रॉन्ज़ एज हो गया, आयरन एज, और उसके अलावा फिर आगे डार्क एजेस, मिडाइवल एजेस, रेनेसांस एज, रिफॉर्मेशन एज, इंडस्ट्रियल एज, और इससे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड जो टर्म्स यूज़ होती हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री कहते हैं स्टडी ऑफ पास्ट, माजी की स्टडी को हिस्ट्री कहा जाता है। अब हिस्ट्री में जो हिस्टोरिकल टाइम होता है, हिस्टोरिकल टाइम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये एक बीसी का टर्म, बीसी, और बीसी, एडी, सीई एंड बीसीई। ये टर्म्स बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या किसी भी किस्म की कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें बी सी, ए डी, सी और बी सी का काफ़ी यूजेज होता है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करता जाऊँ मैं कि बी सी का मतलब क्या होता है। बी सी मतलब बिफोर क्राइस्ट, बी सी मतलब बिफोर क्राइस्ट। और ए डी का मतलब होता है एनो, एनो डोमिनी। अच्छा, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, इसका एब्रिवेशन होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का एब्रिवेशन होता है एनो डोमिनी। अच्छा, अब इसमें एनो डोमिनी का क्या मतलब है। एनो मतलब अवर, एनो का मतलब होता है अवर, और डोमिनी का मतलब होता है लॉर्ड। तो एडी का मतलब हुआ इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड। एडी का मतलब क्या हुआ, एनो डोमिनी का मतलब इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड। अब ये लॉर्ड इसमें किसको रेफ़र कर रहा है। लॉर्ड रेफ़र कर रहा है क्राइस्ट को। क्राइस्ट मतलब ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, अब इसमें जो बीसी का टर्म है, बीसी कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम से जो पहले का टाइम है उसको बीसी कहते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद के टाइम को एडी कहते हैं। ठीक, और इसमें फिर एक दूसरी जो मैंने क्लासिफिकेशन बताई, सीई और बीसीई। सीई और बीसीई में क्या फ़र्क है। सीई का फुल फॉर्म है कॉमन एरा, और बीसी का फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा। तो आजकल ये नोटिस किया गया है कि बीसी और एडी की जगह सीई और बीसीई यूज़ होता है। इसका मतलब क्या है कि बीसी की जगह बीसीई लिखा जाता है, और एडी की जगह सीई लिखा जाता है। इसमें क्या चक्कर है कि देखें, बीसी का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का जो एब्रीवेशन है वो है एनो डोमिनी। तो एनो डोमिनी रेफ़र कर रहा है ईसा अलैहिस्सलाम को, और बीसी इसमें क्राइस्ट नाम ही ईसा अलैहिस्सलाम का है। तो जैसा कि दुनिया में 7 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसमें क्रिश्चियन सारे क्रिश्चियन तो नहीं है, सात सात के 7 अरब क्रिश्चियन तो नहीं है। इसलिए जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है वो आजकल इस एडी और बीसी के टर्म को यूज़ नहीं कर रही। इसीलिए दुनिया में मोस्टली कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा की टर्म्स यूज़ हो रही हैं। तो अभी हमने हिस्ट्री में जो पढ़ा उसमें एक तो पॉइंट ये थी कि हिस्ट्री है क्या। तो हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। और उसके बाद हमने पढ़ा कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, सीई क्या होता है, और बीसीई क्या होता है। अच्छा, अब इसमें हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन, ये तो हमने हिस्टोरिकल टाइम की क्लासिफिकेशन की कि हिस्टोरिकल टाइम जो होता है वो बीसी और बीसीई में क्लासिफाई किया जाता है, या एडी और बीसी में। अच्छा, वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक को कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक को कहते हैं प्री हिस्ट्री, और दूसरी है आपकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री
और रिकॉर्डेड हिस्ट्री में क्या फ़र्क है? नंबर 1 प्री हिस्ट्री और नंबर 2 रिकॉर्डेड हिस्ट्री। इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड जिसने भी अगर कोई चीज़ पढ़ी है, तो जब भी हिस्ट्री का जिक्र आता है तो उसमें हेरोडोटस का नाम आता है। हेरोडोटस, HERODOTUS, हेरोडोटस। हेरोडोटस का नाम क्यों आता है? क्योंकि हेरोडोटस वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने हिस्ट्री लिखना स्टार्ट की। हेरोडोटस वाज द फर्स्ट पर्सन कि जिसने हिस्ट्री लिखना स्टार्ट की, इसलिए हेरोडोटस को कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। इसको कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हेरोडोटस से पहले कभी भी किसने हिस्ट्री के किसी किताब की बात नहीं की, हिस्ट्री को लिखने की बात नहीं की, या फिर हिस्ट्री के टॉपिक पे किसी ने किसी भी हवाले से कोई भी डिस्कशन नहीं की। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन कि जिसने हिस्ट्री लिखी भी सही और हिस्ट्री को लिखने की अहमियत भी बताई। तो इसलिए हेरोडोटस को कहते हैं ही इज़ नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, अब हिस्ट्री जो है मैंने आपको पहले बताया कि हिस्ट्री दो हिस्सों में डिवाइडेड है। दुनिया की हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन दो हिस्सों में होती है, एक को कहते हैं प्री हिस्ट्री और दूसरे को कहते हैं रिकॉर्डेड हिस्ट्री। अब व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड रिकॉर्डेड हिस्ट्री? प्री हिस्ट्री कहते हैं कि जब देखें, इंसान तो यहाँ पे जो लाइफ है अर्थ पे, वो तो लाखों सालों से मौजूद है, पर इंसान ने जो हिस्ट्री लिखना स्टार्ट की है, हेरोडोटस की जो पैदाइश हुई है वो हुई है 484 बीसी में। 484 बीसी, या फिर आप इसको बीसी अगर ना कहें, अगर आप मतलब लोग कहते हैं कि भाई वी आर नॉट पार्ट ऑफ क्रिश्चियन वर्ल्ड, तो फिर आप इसकी जगह बीसी की जगह बीसीई भी लिख सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा। तो हेरोडोटस वाज बॉर्न इन 484 बीसीई। इसका मतलब क्या है कि जो हिस्ट्री लिखी गई है वो तकरीबन अराउंड 450 या 440 बीसी में लिखी गई है, सबसे पहले जो हेरोडोटस ने लिखी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से 450 बीसी, अराउंड 450 बीसी हिस्ट्री जो है वो लिखना स्टार्ट हुई है। 450 बीसी के अराउंड हिस्ट्री लिखना स्टार्ट हुई है। 450 बीसी से पहले का जो टाइम होगा उसको हम प्री हिस्ट्री कहेंगे। तो प्री हिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ टाइम बिफोर इवेंट्स वर रिटन डाउन और रिकॉर्डेड। प्री हिस्ट्री क्या है कि ये वो टाइम है जिस वक्त इंसान ने हिस्ट्री लिखना स्टार्ट नहीं की थी या रिकॉर्ड करना स्टार्ट नहीं की थी। ठीक है ना? अच्छा, अब ये भी है कि इसमें उस ज़माने में अगर कोई हिस्ट्री लिखी भी गई थी, तो जैसे एहराम मिस्र या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपको काफ़ी राइटिंग्स मिलती हैं, या सुमेरियन सिविलाइजेशन में भी काफ़ी राइटिंग्स मिलती हैं, पर उसमें यह है कि वो जो राइटिंग्स हैं वो अभी तक इंसान ने डेसिफर नहीं की, डिकोड नहीं की। मतलब जो पत्थरों पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं या दीवारों पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो अभी तक हम इस काबिल नहीं हुए कि उनको पढ़ सकें कि उसमें क्या लिखा है। तो इस वजह से हम उनको भी रिकॉर्ड नहीं मानेंगे, इसलिए वो भी प्री हिस्ट्री का पार्ट है। अच्छा, तो अब नंबर 1 पॉइंट हमने पढ़ी कि हिस्ट्री है क्या। तो हिस्ट्री कहते हैं स्टडी ऑफ द पास्ट को। नंबर 2 पॉइंट हमने पढ़ी कि हिस्टोरिकल टाइम की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तो हिस्टोरिकल टाइम की क्लासिफिकेशन होती है बीसी और एडी में, या फिर सीई कॉमन एरा और बीसी में। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको बीसी एडी लिखें या सी बीसी लिखें, एक ही बात है। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि जैसे आज से जो 3000 साल पहले, आज 2020 चल रहा है, आज 2020 चल रहा है, आज से 3000 साल पहले के टाइम को क्या कहेंगे हम? फॉर एग्जांपल 1000 बीसी। अच्छा, आज से 2500 साल पहले जो टाइम था उसको कहेंगे हम 500 बीसी। अब ये 500 बीसी के बाद फिर 400 बीसी आएगा, 400 बीसी के बाद फिर 300 बीसी आएगा। ठीक है ना? ये ऐसे नीचे आता जाएगा। 300 बीसी के बाद 200 बीसी, फिर 100 बीसी।
ठीक है ना। अब 100 BC के बाद फिर ये 1 BC आ जाएगा, 1 BC। अब 1 BC के बाद फिर 0 आना चाहिए और फिर 1 AD आना चाहिए, 1 AD, 2 AD, 3 AD, 100 AD, 200 AD, 700 AD, 1000 AD और आज 2020 AD। तो इसमें बीच में ज़ीरो आना चाहिए। पर ये बात आपने याद रखनी है कि ज़ीरो का कॉन्सेप्ट नहीं होता। 1 BC के बाद डायरेक्ट 1 AD आएगा, 1 BC के बाद डायरेक्ट 1 AD आएगा, इसमें ज़ीरो ईयर नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमने वर्ल्ड हिस्ट्री की जो डिवीज़न की वो दो हिस्सों में की। इसमें बीच में हमने हेरोडोटस का जिक्र किया कि हेरोडोटस इसको फादर ऑफ हिस्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट पर्सन के जिसने हिस्ट्री लिखना स्टार्ट की। इससे पहले किसी भी इंसान ने कोई भी हिस्ट्री ना कोई रिकॉर्ड की थी ना कोई लिखी थी। हाँ, हिस्ट्री लिखी गई थी, जैसे मैंने मिसाल दी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदड़ो में हमें लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं, पर जैसा कि वो हम आज के दौर में पढ़ नहीं सकते अभी तक, वो जो लैंग्वेज है वो डेसिफर नहीं हुई, इस वजह से उसको भी हम रिकॉर्डेड हिस्ट्री या फिर उस कैटेगरी में नहीं डालेंगे, इसलिए उस पोर्शन को भी प्री हिस्ट्री में डालेंगे। तो उसके बाद हमने ये चीज़ की कि हिस्ट्री की जो क्लासिफिकेशन है, हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन दो हिस्सों में होती है। नंबर 1 को कहते हैं प्री हिस्ट्री जो अनरिकॉर्डेड है या अनरिटन हिस्ट्री है, और दूसरी है आपकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो हमारे पास किताबों में या दूसरे रिकॉर्ड्स में मौजूद है। अच्छा, अब उसके बाद है कि प्री हिस्ट्री जो है, प्री हिस्ट्री की जो क्लासिफिकेशन है, प्री हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन में नंबर 1 पे आता है। प्री हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन में नंबर 1 पे क्या चीज़ आती है? स्टोन एज। प्री हिस्ट्री में नंबर 1 स्टोन एज। स्टोन एज। अच्छा, स्टोन एज जो है इसकी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है। स्टोन एज में दो कैटेगरीज आती हैं, एक को कहते हैं पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, और दूसरी कैटेगरी है जिसको कहते हैं नियोलिथिक। अब लिथ का मतलब क्या होता है? लिथ का मतलब होता है स्टोन, पैलियो का मतलब होता है पुराना ओल्ड, और नियो का मतलब होता है नया। तो पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, और नियोलिथिक का मतलब क्या है? न्यू स्टोन एज। तो स्टोन एज में दो कैटेगरीज हैं, एक को कहते हैं पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक या फिर ओल्ड स्टोन एज, और दूसरे को कहते हैं नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज। पैलियोलिथिक एज कहाँ से स्टार्ट होती है? ये तकरीबन 2 मिलियन ईयर्स, 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 10,000 BC। तो इंसान की जो हिस्ट्री है वो कैसे क्लासिफाई होती है? इसके दो टाइप्स होते हैं, एक को कहते हैं प्री हिस्ट्री जिसमें हमें कोई रिटन रिकॉर्ड या फिर कोई दूसरा रिकॉर्ड नहीं मिलता, तो उसको कहते हैं प्री हिस्ट्री, और दूसरा है रिकॉर्डेड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में हमने सबसे पहले जो प्री हिस्ट्री की एज है, वो जो तारीख हम पढ़ते हैं तो उसको हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है, तो उसमें नंबर 1 आता है स्टोन एज। स्टोन एज के फिर दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं पैलियोलिथिक एज और दूसरे को कहते हैं नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज जो है उसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है, और ओल्ड स्टोन एज 2 मिलियन ईयर्स अगो से स्टार्ट होती है और 10,000 BC। अब ये 10,000 BC जो है ये वही साल है जिसमें इंसान ने एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, इंसान ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। तो 10,000 BC के वक्त आपका एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया, 10,000 BC के अराउंड आपका एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया। ये 10,000 या फिर कहीं पे आपको 9,000 BC भी मिलेगा। तो यही यही अराउंड टाइम है 10,000 BC जिसमें एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो 2 मिलियन मतलब 20 लाख साल पहले से 10,000 BC तक हमारी जो तारीख है उस तारीख को कहा जाता है पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज। अच्छा, उसके बाद आ गया नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक एज किसको कहते हैं? 10,000 BC से लेकर 10,000 BC का मतलब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 10,000 10,000 साल पहले,
10,000 BC से लेकर 3300 BC तक, 3300 BC तक इस पीरियड को कहा जाता है न्यू स्टोन एज। अब ये इसमें आप सोच रहे होंगे कि स्टोन एज का क्या मतलब है। स्टोन एज का मतलब ये है कि इंसान ने स्टोन का, पत्थर का जो पत्थर के जो टूल्स बनाना स्टार्ट किए, वो जो है वो इस पीरियड में इंसान ने पत्थरों के टूल्स बनाना स्टार्ट किए। तो उसमें जो ओल्ड स्टोन एज है वो 2 मिलियन ईयर्स टू 10,000 BC है, और उसमें जो न्यू स्टोन एज है वो 10,000 BC से 3300 या 3300 BC का टाइम है। तो ये स्टोन एज क्लियर हो गया। इसमें ये जो है ये किसी म्यूज़ियम से ली गई तस्वीर है। तो ये इस तरह के जो इस तरह के टूल्स होते थे जो इंसान ने यूज़ किए थे स्टोन एज में, डिफरेंट पर्पज़ के लिए। अच्छा, तो स्टोन एज हो गया। स्टोन एज में, स्टोन एज के बाद इंसान ने जो है वो थोड़ी सी तरक्की की, और इंसान जो है ब्रॉन्ज एज तक पहुंच गया। ब्रॉन्ज एज का मतलब क्या है कि अब पत्थरों के टूल्स बनाने के अलावा इंसान ने ब्रॉन्ज के टूल्स भी बनाना स्टार्ट कर दिए। ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर एंड टिन, कॉपर और टिन का एक एलॉय है मेटल की तरह। तो ये देखें कि आपने जो मूवीज़, हॉलीवुड की मूवीज़ या कोई भी मूवीज़ आप देखते हैं तो उसमें ये ब्रॉन्ज के जो मटेरियल यूज़ किए हुए होते हैं, ब्रॉन्ज के जो टूल्स होते हैं, इसको कहेंगे हम ब्रॉन्ज एज। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो इंसान था वो पत्थर यूज़ करता था, पत्थरों के टूल्स यूज़ करता था। अब इंसान ने थोड़ी सी तरक्की कर दी और अब इंसान जो है वो ब्रॉन्ज के टूल्स बना रहा है। तो ब्रॉन्ज की जो एज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? ब्रॉन्ज की एज स्टार्ट होती है 3300 BC से लेकर 1200 BC तक। मतलब 3300 BC का मतलब हुआ ईसा अलैहिस्सलाम से 3300 साल पहले से ये एज स्टार्ट होती है, ब्रॉन्ज एज। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 3300 साल पहले इंसान ने ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। और ब्रॉन्ज एज जो है वो चलेगी 1200 BC तक, क्योंकि 1200 BC के बाद फिर इंसान जो है वो आयरन एज में पहुंच जाएगा। मतलब अब इंसान आयरन के टूल्स बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें इसको थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं कि इंसान की जो हिस्ट्री है वो डिवाइडेड है बिटवीन टू पार्ट्स। एक को कहते हैं प्री हिस्ट्री और दूसरे को कहते हैं रिकॉर्डेड हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री में हमने पढ़ा कि प्री हिस्ट्री में 3 कैटेगरीज है। एक को कहते हैं स्टोन एज, दूसरे को कहते हैं ब्रॉन्ज एज, तीसरे को कहते हैं आयरन एज। अच्छा, स्टोन एज में फिर हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी। एक को कहते हैं पैलियोलिथिक एज या ओल्ड स्टोन एज, दूसरी कैटेगरी को कहते हैं नियोलिथिक एज या न्यू स्टोन एज। पैलियोलिथिक एज जो इंसान की है हिस्ट्री, तारीख है उस, वो 2 मिलियन ईयर से शुरू होती है और ये 10,000 BC तक आएगी। और न्यू स्टोन एज या नियोलिथिक एज है, ये 10,000 BC से लेकर कंटिन्यू चलेगी 3300 BC तक, क्योंकि 3300 BC में फिर इंसान ने ब्रॉन्ज के टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, ब्रॉन्ज की जो एज है ये स्टार्ट होगी 3300 BC से लेकर 1200 BC तक। उसके बाद फिर इंसान और तरक्की करेगा और इंसान पहुंच जाएगा आयरन एज में। आयरन एज में आयरन के टूल्स इंसान बनाना स्टार्ट करेगा। तो आयरन एज जो है ये 1200 से ऑनवर्ड्स स्टार्ट होती है, 1200 से ऑनवर्ड्स ये स्टार्ट होती है आयरन एज। तो इसमें अब सिंपल सी बात आ गई कि इंसान की जो हिस्ट्री है इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं प्री हिस्ट्री, दूसरे को कहते हैं रिकॉर्डेड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के 3 टाइप्स हैं, प्री हिस्ट्री के 3 कैटेगरीज हैं। एक को कहते हैं स्टोन एज, दूसरे को कहते हैं ब्रॉन्ज एज, तीसरे को कहते हैं आयरन एज। स्टोन एज में 2 कैटेगरीज हैं, पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, मतलब ओल्ड स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज जो है वो 2 मिलियन ईयर्स अगो से स्टार्ट होती है और
10,000 BC तक, और न्यू स्टोन एज 10,000 BC से स्टार्ट होकर 3300 BC पे ख़त्म होगी। उसके बाद जो इंसान ने तरक्की की और ब्रॉन्ज एज में पहुंच गया। ब्रॉन्ज एज में 3300 BC से लेकर 1200 BC तक ये चलेगी। उसके बाद फिर इंसान ने और ज़्यादा तरक्की करके आयरन एज में पहुंच गया। आयरन एज कहाँ से स्टार्ट होगी? 1200 BC से ऑनवर्ड्स। अब ये स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज पे इंसान की जो प्री हिस्ट्री वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो टूल्स हैं ये ब्रॉन्ज के हैं। ये देखें, आप तलवारें देखें और ये तलवारें देखें, ये सारे टूल जो हैं ये ब्रॉन्ज के हैं। ये डिफरेंट टूल जो हैं, ये टूल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे ब्रॉन्ज के टूल्स हैं। उसके बाद फिर इंसान ने आयरन के, ये भी ब्रॉन्ज का है, और इसके बाद फिर इंसान ने आयरन के टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए। तो ये आयरन के टूल हैं, ये आयरन के टूल हैं, ये भी आयरन के टूल हैं, ये भी आयरन के टूल्स अभी तक हम बना रहे हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि जब ये आयरन एज 1200 BC से स्टार्ट होती है। अब 1200 BC के बाद फिर ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि हेरोडोटस जो है वो हिस्ट्री को लिखना स्टार्ट करेगा अराउंड 450 BC। 450 BC के टाइम में, या फिर इसको आप BC करें, बिफोर कॉमन एरा, तो 450 BC के अराउंड हेरोडोटस ने हिस्ट्री लिखना स्टार्ट कर दी। तो अब जैसा कि हमारे पास हिस्ट्री राइटिंग में आने लगी, तो अब इसको हम प्री हिस्ट्री नहीं कहेंगे, हम इसको रिकॉर्डेड हिस्ट्री कहेंगे। तो तकरीबन 450 BC से ऑनवर्ड्स का जो टाइम है, इसको हम कहेंगे रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंसान की जो हमारे पास तारीख मौजूद है, वो लिखी हुई तारीख, जो रिटन में तारीख हमारे पास मौजूद है, वो अराउंड 450 BC से स्टार्ट होती है। उससे पहले कभी भी किसी भी इंसान ने हिस्ट्री को लिखने की कोशिश नहीं की थी, ना कोई हिस्ट्री रिकॉर्ड की गई थी। हिस्ट्री अगर 3-4 सिविलाइजेशन में लिखी भी गई थी, तो वो जो हिस्ट्री अभी हमारे पास मौजूद है वो हमें समझ नहीं आती, वो अनडेसिफर्ड है, इसलिए वी कैन नॉट से इट हिस्ट्री। अच्छा, अब उसके बाद जब ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री का टाइम आ गया और प्री हिस्ट्री का टाइम ख़त्म हो गया, तो अब अराउंड 400 BC के बाद यूरोप में एक पावर आएगा। उस पावर का नाम है रोमन एम्पायर, जिसमें आपने रोमन एम्पायर के बादशाहों के नाम सुने होंगे, जैसे टाइटस हो गया, और अगस्टस सीज़र हो गया, और जूलियस सीज़र। ये जो बादशाह थे, इन्होंने ये रोमन एम्पायर के पार्ट थे। अच्छा, अब रोमन्स जो हैं ये तकरीबन 400 AD, 300-400 AD के अराउंड ये रोमन एम्पायर ख़त्म हो जाएगा। रोमन एम्पायर अराउंड AD का मतलब क्या हो गया कि अब ईसा अलैहिस्सलाम के, अगर मैं 300 AD कह रहा हूँ तो इसका मतलब है ईसा अलैहिस्सलाम से 300 साल बाद। अच्छा, तो ये जब रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया, तब वो जो अब मैंने आपको बताया कि आयरन एज जो 1200 BC से ऑनवर्ड्स थी, अब 1200 BC से ऑनवर्ड्स आयरन एज के बाद फिर आप कहेंगे कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड स्पेशली की जो हिस्ट्री होगी वो डिवाइडेड होगी इन डार्क एजेस, डार्क एजेस के बाद फिर मिडाइवल एजेस, मिडाइवल एजेस के बाद फिर रेनेसेंस, रेनेसेंस एज, रेनेसेंस के बाद फिर आएगी रिफॉर्मेशन एज, रिफॉर्मेशन एज के बाद आएगी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आज की मॉडर्न वर्ल्ड। तो अब हमने पढ़ लिया कि हेरोडोटस का हिस्ट्री में क्या रोल है, हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन हिस्टोरिकल टाइम की कैसे होती है, एक तो BC में होती है, दूसरा AD में होती है, या फिर CE और BCE में होती है। ये चीज़ें हो गई क्लियर। उसके बाद फिर हमने कहा कि वर्ल्ड की हिस्ट्री जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, एक को कहते हैं प्री हिस्ट्री और दूसरे हिस्से को कहते हैं रिकॉर्डेड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में 3 स्टेजेस आती हैं, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। स्टोन एज जो है उसमें फिर अंदर 2 कैटेगरीज हैं, एक को कहते हैं ओल्ड स्टोन एज और दूसरी न्यू स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज 200 मिलियन ईयर्स से लेकर 10,000 BC तक चलेगी, और न्यू स्टोन एज 10,000 BC से 3300 BC तक चलेगी। उसके बाद फिर ब्रॉन्ज एज आएगी, ब्रॉन्ज एज 3300 BC से 1200 BC तक। उसके बाद फिर आयरन एज आएगी, आयरन एज 1200 BC से ऑनवर्ड्स।
आयरन एज के बाद फिर आएगी डार्क एज, यूरोप में स्पेशली। अब डार्क एज में क्या था कि जैसे ही अराउंड 400 एडी, अराउंड 400 एडी रोमन एम्पायर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, स्पेशली ईस्ट रोमन वेस्ट रोमन एम्पायर ख़त्म हो जाएगा और बाकी बचेगा ईस्ट रोमन एम्पायर। तो इसमें अब ये भी एक चीज़ आ गई कि ईस्ट रोमन एम्पायर का दूसरा नाम है बाज़ंटाइन एम्पायर। बाज़ंटाइन एम्पायर ने ही कॉन्स्टेंटिनोपल कुस्तुनतुनिया का बुनियाद रखा था। बाज़ंटाइन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल कुस्तुनतुनिया, जिसको आज हम इस्तंबुल कहते हैं, बाज़ंटाइन एम्पायर ने इसका कैंप जो है इसको इस्टेब्लिश किया था। अच्छा, तो जैसे ही वेस्ट रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया, ये रोमन एम्पायर बड़ा एक एम्पायर था रोमन एम्पायर, इसको कहते थे वेस्ट रोमन एम्पायर, इस साइड वाले को कहते थे ईस्ट रोमन एम्पायर। ये वेस्ट रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, बाकी बचा ये, इसको कहते हैं ईस्ट रोमन एम्पायर। ईस्ट रोमन एम्पायर का दूसरा नाम है बाज़ंटाइन एम्पायर। तो वेस्ट रोमन एम्पायर जो था ये अराउंड 300-400 एडी में ख़त्म हुआ था। ये जब एम्पायर टूट गया, ख़त्म हो गया, तो यूरोप जो था वो डार्क एजेस में चला गया। डार्क एजेस का मतलब क्या है कि दिस पीरियड केम आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ये कहेंगे पहली बात तो हम अराउंड 400, 470, 480 एडी। उसके बाद इसमें क्या था कि इट वाज टाइम ऑफ डार्कनेस फॉर यूरोप। इसको डार्क एज इसलिए कहते हैं बिकॉज इट वाज टाइम ऑफ डार्कनेस फॉर यूरोप, क्योंकि इसमें यूरोप का जो इकोनॉमी है या उसका जो कल्चर है वो सारा ख़त्म हो गया था। इसलिए ये देखें आप, इसमें फिगर में भी देख सकते हैं कि यूरोप के जो हालात है वो इस ज़माने में ख़राब है। तो अब इसमें डार्क एजेस को आप जो है कैसे क्लासीफाई करेंगे, जैसे उसमें हमने किया कि 2 लाख से 10,000 बीसी तक ओल्ड स्टोन एज और 10,000 बीसी से 3300 बीसी तक न्यू स्टोन एज। तो इस तरह डार्क एजेस जो हैं ये कहाँ कब से स्टार्ट होती हैं, ये तकरीबन 450 एडी से स्टार्ट होती हैं और ये चलेंगी तकरीबन 1500 एडी तक। ये डार्क एजेस यूरोप की। 1500 के बाद जो है यूरोप तरक्की करना स्टार्ट करेगा। इसमें जैसे जैसे 400 एडी टू 1500 एडी, इसमें गुंजाइश होती है काफ़ी कि 400, 450 एडी से ये 1000 एडी भी हो सकता है। तो इसमें काफ़ी गुंजाइश होती है। डिफरेंट सोर्सेज में आपको डिफरेंट डेटा मिलेगी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि डार्क एजेस जो हैं, डार्क एजेस के टाइम में इसका डार्क एजेस के टाइम में जो यूरोप था वो उसका जो कल्चर था वो भी डिग्रेड हो रहा था और उसकी इकोनॉमी भी डिग्रेड हो रही थी। मतलब ये डार्कनेस में जा रहा था यूरोप, यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड। उसके बाद यूरोप में आता है दूसरा एक पीरियड, उसको कहते हैं मिडाइवल एज। यूरोप में दूसरा एक पीरियड आता है, उसको कहेंगे मिडाइवल एज। मिडाइवल एज में क्या है कि मिडाइवल एज में यूरोप में मिडाइवल एज में यूरोप में थोड़ी सी एक हलचल आएगी और उसमें यूरोप में जो है रिलीजियस मूवमेंट अपना ज़ोर पकड़ेगी। मिडाइवल एजेस में रिलीजियस मूवमेंट ज़ोर पकड़ेगी और जो यरूशलेम का सिटी है जिसमें चर्च है क्रिश्चियंस का, ये क्रिश्चियंस की होलीएस्ट साइट है यरूशलेम। उसके अलावा जहाँ पे मस्जिद अक्सा भी है, विच इज़ थर्ड मोस्ट होलीएस्ट साइट ऑफ इस्लाम। और उसमें जूस, उनके लिए भी ये जगह होली है बिकॉज उनकी वहाँ पे वो वेस्ट वेलिंग वाल है या फिर वहाँ पे उनका टेंपल था जिसको टेंपल ऑफ सोलोमान कहते हैं। तो इस वजह से यरूशलेम इज़ द होलीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड फॉर 3 मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो जो मिडाइवल एजेस में यरूशलेम का कंट्रोल था वो मुसलमानों के पास था। तो वहाँ से यूरोप से क्रूसेडर्स आए थे जिन्होंने यरूशलेम पे आकर कब्ज़ा किया था। तो इस ज़माने में इस वजह से इस मिडाइवल एजेस के टाइम को कहते हैं कि ये रिलीजन का टाइम था। हाँ, ये बात अलग है कि मिडाइवल एजेस में यूरोप में काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ भी थी जो जिनका क़याम हुआ, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जैसे बोल्गना यूनिवर्सिटी इटली की। ये बोल्गना यूनिवर्सिटी दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। बोल्गना यूनिवर्सिटी इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये इटली में है, बोल्गना यूनिवर्सिटी। ये तकरीबन 1088 एडी में ये इस्टेब्लिश हुई थी। तो इस वजह से ये दुनिया की ओल्डेस्ट कंटिन्यूस यूनिवर्सिटी अभी भी मौजूद है इटली में।
उसके बाद फिर उसके 10-15 साल के बाद लंदन में फिर इसमें ऑक्सफोर्ड की जगह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी थी। तो ऑक्सफोर्ड और बोल्गना यूनिवर्सिटीज़ आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी तकरीबन 1096 या इसके अराउंड ही एडी में बन गई थी। मतलब ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये 1,000 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट कर दूं कि हमने जो आज के लेक्चर में पढ़ा उसमें हमने हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी, हिस्टोरिकल टाइम की क्लासिफिकेशन बीसी और एडी में, और उसके अलावा सी कॉमन एरा और बीसी बिफोर कॉमन एरा में पढ़ी। उसके अलावा हमने हेरोडोटस का रोल पढ़ा। उसके बाद फिर दुनिया की हिस्ट्री को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक को कहते हैं प्री हिस्ट्री, दूसरे को कहते हैं रिकॉर्डेड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में हमने स्टोन एज में ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। ब्रॉन्ज एज में इंसान ने ब्रॉन्ज के टूल्स यूज़ किए, आयरन एज में इंसान ने आयरन के टूल्स यूज़ किए, स्टोन एज में इंसान ने स्टोन के टूल्स यूज़ किए। स्टोन एज ये सबसे पुरानी स्टेज है जिसमें जो स्टार्ट होती है 2 मिलियन ईयर से, और स्टोन एज ख़त्म होगी 3300 BC। स्टोन एज कहाँ से स्टार्ट होगी, अगर इसमें हम उस चक्कर में ना पड़ें कि पेलियोलिथिक क्या है और नियोलिथिक क्या है, तो फिर हम कहेंगे कि स्टोन एज 2 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुई थी और ये ख़त्म होगी 3300 BC में। उसके बाद फिर आएगी ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज जो स्टार्ट होगी वो 3300 BC में। ब्रॉन्ज एज 3300 BC में स्टार्ट होगी और ये 1200 BC में आकर ख़त्म होगी। ब्रॉन्ज एज के बाद फिर आयरन एज आएगी। तो आयरन एज जो है ये 1200 BC में स्टार्ट होगी और उससे ऑनवर्ड्स चलेगी। ब्रॉन्ज एज के बाद फिर रोमन एम्पायर आएगा, और रोमन एम्पायर के बाद जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर ख़त्म हो जाएगा तो फिर डार्क एज आएगी यूरोप में। डार्क एज के बाद फिर डार्क एज जो है ये तकरीबन 400-450 AD से ऑनवर्ड्स होगी, और ये उसके बाद डार्क एजेस के बाद फिर मिडाइवल एज का टाइम आएगा। और डार्क एज में हम कहेंगे कि यूरोप जो था ये काफ़ी डार्कनेस में था और इसकी इकोनॉमी डाउन थी और कल्चर भी इनका जो है डिग्रेड हो रहा था। और मिडाइवल एज में फिर ये जो है ये टाइम जो है रिलीजियस टाइम है, और इस टाइम में सलेबी जंगें भी हुई, क्रूसेड वार्स भी हुई, यरूशलेम की जंगें भी हुई जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी का किस्सा आपने सुना होगा। उसके बाद फिर मिडाइवल एजेस के बाद फिर यूरोप जो है वो रिलीजन से थोड़ा सा बाहर निकल रहा है और यूरोप में रेनेसेंस का टाइम आ गया। रेनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ। रेनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ का को कैसे आप समझेंगे कि रेनेसेंस के ज़माने में, रेनेसेंस से पहले यूरोप था मिडाइवल एजेस में, मतलब उस ज़माने में यूरोप में रिलीजन का काफ़ी इन्फ्लुएंस था। मिडाइवल एजेस से पहले यूरोप था डार्क एजेस में। डार्क एजेस में मतलब यूरोप बिल्कुल पीछे था, तरक्की नहीं थी और वहाँ पे सिर्फ जंगें ही जंगें थी। अच्छा, डार्क एजेस से पहले का जो यूरोप था वहाँ पे था रोमन एम्पायर, और रोमन एम्पायर दुनिया का रिचेस्ट एम्पायर था, तो ये इनका गोल्डन पीरियड था। अब रोमन एम्पायर जैसे ही वेस्टर्न रोमन एम्पायर डिग्रेड हुआ तो ये डार्क एजेस में चले गए। डार्क एजेस के बाद थोड़े से इंप्रूव हुए और मिडाइवल एजेस में चले गए। मिडाइवल एजेस के बाद फिर यहाँ पे रेनेसेंस का पीरियड आएगा। रेनेसेंस मतलब रीबर्थ। अब ये फिर से तरक्की करेंगे, मतलब ये रिवाइव करेंगे यूरोपियंस। रेनेसेंस, तो रेनेसेंस के ज़माने में लियोनार्डो डा विंची, इसका आपने नाम सुना होगा। ये दुनिया का मोस्ट फेमस पेंटर है जिसने ये मोनालिसा की तस्वीर बनाई थी, पेंटिंग बनाई थी, और ये दुनिया की फेमस पेंटिंग है। अच्छा, इसी तरह द लास्ट सपर, ये पेंटिंग भी इसकी मशहूर है लियोनार्डो डा विंची की। अच्छा, इस ज़माने में जो है वो काफ़ी बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स थिंकर्स आएंगे, जैसे गैलीलो हो गया, जैसे शेक्सपियर हो गया। ये जो लोग हैं जो तरक्की दुनिया में जो आगे तरक्की आएगी, ठीक है ना, तो इनका जो रोल था यूरोप में वो रेनेसेंस के पीरियड में होगा। इसको रिवाइवल या रीबर्थ का पीरियड जो टाइम कहते हैं। ये भी तकरीबन 14th सेंचुरी में या 1300 से 1400 के दरमियान ये इटली में स्टार्ट हुआ था रेनेसेंस। तो इसमें भी सवाल आता है कि रेनेसेंस वर्ड का मतलब क्या है, रीबर्थ या रिवाइवल, और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? ये इटली में स्टार्ट हुआ था 14th सेंचुरी में। ठीक है, तो डार्क एजेस हो गए, मिडाइवल एजेस हो गए, रेनेसेंस हो गया। रेनेसेंस के साथ साथ फिर यूरोप में रिफॉर्मेशन भी आएगी। रिफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि अब जैसा कि वो स्लोली तरक्की कर रहे हैं, तो अब जैसे मार्टिन लूथर हो गया, उसने जो यूरोप में जो पोप था उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया, और इस तरह प्रोटेस्टेंट
ये ग्रुप क्रिश्चियनिटी में आ गया। अच्छा, रिफॉर्मेशन के साथ साथ फिर उससे थोड़ा सा आगे जाके अगर 1700 में आप आएंगे तो यूरोप ने और तरक्की की और यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में जैसे ही आया, ये यूके में आया था, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे ही आया तो यूरोप बन गया ग्लोबल इंजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो इस तरह यूरोप जो है वो पहले डार्क एजेस में था, फिर उसने कुछ इंप्रूवमेंट की मिडाइवल एजेस में, फिर उसने कुछ इंप्रूव किया रेनेसेंस में, काफ़ी बड़े बड़े थिंकर्स वहाँ पे पैदा हुए। और फिर उसके साथ साथ रिफॉर्मेशन पीरियड भी आया। रिफॉर्मेशन में उन्होंने रिलीजन से काफ़ी जो है वो जो रिजिड रिलीजन था उससे काफ़ी बगावत की। उसके साथ साथ फिर इसी तरह वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक पहुंच गए। अब जब इंडस्ट्री वहाँ पे बढ़ने लगी तो यूरोप ने तरक्की की और मॉडर्न ज़माने में यूरोप इज़ द ग्लोबल इंजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड कंजप्शन। तो ये एक हिस्ट्री का मैंने एक ब्रीफ आपको बता दिया कि हिस्ट्री क्या है, प्री हिस्ट्री क्या है, स्टोन एज क्या है, ब्रॉन्ज एज क्या है, आयरन एज क्या है, डार्क एज क्या है, मिडाइवल एज क्या है, रेनेसेंस एज क्या है, रिफॉर्मेशन एज क्या है, इंडस्ट्रियल एज क्या है और मॉडर्न एज क्या है। अच्छा, इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ जो इस टाइम और हिस्ट्री के साथ साथ लिंक है, जैसा कि आज हम टाइम का जिक्र करें तो ये मार्टिन लूथर किंग की पोर्ट्रेट है। अच्छा, तो जैसा कि हम इसका जिक्र कर रहे हैं, जैसा कि टाइम और हिस्ट्री का जिक्र हो रहा है तो इसमें दो तीन टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं। जैसे नंबर 1 है फोर्टनाइट, FORTNIGHT, फोर्टनाइट। फोर्टनाइट कहते हैं 2 हफ्तों को, 2 वीक्स को, 2 वीक्स को कहते हैं फोर्टनाइट। और दूसरी टर्म यूज़ होती है टाइम के हवाले से बाइमेस्टर, BIMESTER। बाइमेस्टर का मतलब होता है 2 मंथ्स, 2 मंथ्स। इसी तरह ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स, TRIMESTER, 3 मंथ्स। बाइमेस्टर, ट्राइमेस्टर। इसी तरह सेमेस्टर तो आपने सुना होगा, आपके सेमेस्टर होते हैं यूनिवर्सिटी में। सेमेस्टर का मतलब होता है 6 मंथ्स या हाफ ईयर, पढ़ाई का जो एजुकेशनल ईयर होता है उसका हाफ, सेमेस्टर। तो फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्ते, बाइमेस्टर मतलब 2 महीने, ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने, सेमेस्टर कहते हैं 6 महीनों को। अच्छा, इसी तरह इस टाइम में एक टर्म यूज़ होती है लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है कि एक तो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, एक दिन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जिस साल हर 4 साल के बाद आपका एक लीप ईयर आता है, इसका मतलब है कि एक साल 365 दिन हो गए, दूसरे साल भी 365, तीसरे साल भी 365, और फिर जब चौथा साल आएगा तो 366 दिन हो गए। तो हर 4 साल के बाद आपका जो है वो एक जो साल होता है वो एक दिन ज़्यादा होता है उसमें, उसको कहते हैं लीप ईयर। लीप ईयर का ये भी मतलब होता है कि जो लीप ईयर होगा उसमें वैसे आम साल में फेबररी में 28 दिन होते हैं और लीप ईयर में फेबररी में 29 दिन होते हैं, तो यही फ़र्क है। तो अब फोर्ट नाइट क्लियर हो गया, 2 वीक्स। बाइमेस्टर मतलब 2 मंथ्स, ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ्स, सेमेस्टर मतलब 6 मंथ्स। लीप ईयर का क्या मतलब होता है कि फेबररी के महीने में वैसे 28 दिन होते हैं और लीप ईयर में 29 दिन होते हैं, या साल में वैसे 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जो टाइम में जो दूसरा एक टर्म यूज़ होता है उसको कहते हैं ओलंपियाड। ओलंपियाड, ओलंपियाड कहते हैं 4 साल को, 4 ईयर्स। ओलंपियाड कहते हैं 4 ईयर्स को। अच्छा, आपने सुना होगा ओलंपिक गेम्स होती हैं, ओलंपिक गेम्स हर 4 साल के बाद होती हैं, इसलिए ओलंपियाड भी ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड है। ओलंपियाड का मतलब होता है 4 साल। उसके बाद फिर डिकेड होता है, डिकेड का मतलब होता है 10 साल। डिकेड का मतलब होता है 10 साल। डिकेड का मतलब होता है 10 साल। डिकेड के बाद फिर सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल। सेंचुरी के बाद होता है मिलेनियम, मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल। अच्छा, मिलेनियम के बाद फिर कैलेंडर्स, जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं
जैसे दो आज जो हमारे पास जो कैलेंडर है उसमें 2020 का साल चल रहा है, तो ये जो हम इस इंग्लिश कैलेंडर यूज़ करते हैं, इसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसका असल नाम क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये एक पोप था, उसका नाम था पोप ग्रिगोर, उसका नाम था पोप ग्रिगोरी, पोप ग्रिगोरी 8। इसने ये कैलेंडर दिया था हमें तकरीबन 1582 में। ये कैलेंडर हमें दिया था 1582 में। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो आजकल हम यूज़ करते हैं, ये 1582 में स्टार्ट हुआ था, और ये एक यूरोप का एक पोप था जिसने ये स्टार्ट किया था। अच्छा, इस तरह जैसे हमारा जो कैलेंडर है, वैसे तो कैलेंडर काफ़ी मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अपना कैलेंडर रखा हुआ है। जैसे नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया के कैलेंडर को कहते हैं जूचे कैलेंडर। नॉर्थ कोरिया के कैलेंडर को कहते हैं जूचे कैलेंडर। जूचे कैलेंडर मतलब जूचे का जो लफ्ज़ है, तो ये जूचे का लफ्ज़ यूज़ ही नॉर्थ कोरिया में होता है, जूचे कैलेंडर। जो भी चीज़ जूचे से स्टार्ट होती है वो आप समझ लें कि ये कोई नॉर्थ कोरिया की, क्योंकि जूचे एक इनकी फ़िलासफ़ी है नॉर्थ कोरिया की। अच्छा, इसी तरह अब ग्रिगोरियन कैलेंडर भी हो गया। इस्लामिक कैलेंडर जो है, जूचे कैलेंडर भी आपको समझ में आ गया। इस्लामिक कैलेंडर जो है ये होता है स्टार्ट, जैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर 1582 में जो है ग्रिगोरी ने बनाया था, पोप ग्रिगोरी ने। इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट होता है माइग्रेशन से, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेशन की थी, उसके आगे से ये कैलेंडर स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या ख़ास बात है कि जो इस्लामिक कैलेंडर का साल होता है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के साल से 11 दिन छोटा होता है, 11 दिन का फ़र्क होता है। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर हो गया, इस्लामिक कैलेंडर हो गया, और उसके अलावा जूचे कैलेंडर हो गया नॉर्थ कोरिया का, और आखिरी बात जो है वो जूश कैलेंडर। ये जूश कैलेंडर स्टार्ट होता है 3761 BC से, 3761 BC से। तो इसमें यही चीज़ें थी टाइम के हवाले से कि ये फोर्टनाइट क्या होता है, बायमेस्टर क्या होता है। फोर्टनाइट मतलब 15 दिन, बायमेस्टर मतलब 2 मंथ्स, लीप ईयर मतलब 366 दिन, या फिर फरवरी में 29 दिन, ओलंपियाड मतलब 4 साल, मिलेनियम मतलब 1000 साल। और उसके बाद फिर ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ था, जूइश कैलेंडर कैसे कहाँ से स्टार्ट होता है, इस्लामिक कैलेंडर कहाँ से स्टार्ट होता है, और ये जूचे कैलेंडर क्या है। तो ये था आज का लेक्चर। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोई नया टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच।